आप सभी का YouTube चैनल में स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पूछताछ या इंट्रोगेशन क्या होता है। यह सब्जेक्ट पैरामिलिट्री फोर्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ऑल स्टेट पुलिस के साथ साथ सभी के लिए महत्वपूर्ण है। खासकर पैरामिलिट्री फोर्स इत्यादि में जो प्रमोशन कोर्स या कोर्स होते हैं उनमें भी इसका महत्व काफ़ी है। तो चलते हैं, जैसे कि हमने बात की है पूछताछ का परिचय या इंट्रोगेशन का परिचय क्या। तो पूछताछ एक प्रक्रिया है, यानी कि ये एक प्रोसीजर होता है जिसमें किसी संदिग्ध से, यानी कि कोई भी एक संदिग्ध व्यक्ति होता है, सवाल पूछे जाते हैं और किसी विशेष, यानी कि विषय, कोई विशेष विषय है, घटना हुई है या स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके, इसलिए पूछताछ की जाती है। यह एक सिर्फ परिचय है, यानी कि परिचय के तौर पे बताया गया है। नेक्स्ट में चलते हैं पूछताछ का इतिहास, यानी कि जो इंट्रोगेशन है इसका इतिहास क्या रहा है या इसकी शुरुआत कैसे हुई है। जांचकर्ताओं के लिए साक्षात्कार और पूछताछ तकनीक की शुरुआत जॉन ई रेड द्वारा जो सन 1950 के दशक में शिकागो के पूर्व पुलिस अधिकारी और मनोवैज्ञानिक द्वारा विकसित की गई थी। यह कानून रूप से एक सबसे लोकप्रिय पूछताछ तकनीकी है। यह तकनीकी संदिग्धों को असहज करने और पूछताछ की दिशा को तीव्र करने के लिए अपराध या मौखिक आक्रामकता को उचित ठहराने वाले वैकल्पिक विषयों का प्रयोग करती है। इसमें शामिल है डिसेप्शन, यानी कि धोखा देना। दूसरा है वर्बल एंड नॉन वर्बल, मौखिक और गैर मौखिक पूछताछ। इनहेंस इंट्रोगेशन टेक्निक, यानी उन्नत पूछताछ तकनीक। तो यह एक छोटा सा इतिहास था। कुल मिला के अगर कहा जाए, इंट्रोगेशन की शुरुआत जो है 1950 में शिकागो में हुई थी और जॉन ई रेड द्वारा शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट, पूछताछ की परिभाषा, जिसको हम बोलते हैं डेफिनेशन, यानी कि डेफिनेशन ऑफ इंट्रोगेशन। तो डेफिनेशन की बात करें तो पूछताछ में, जैसे हमने परिचय में पढ़ा था, तो पूछताछ ऐसी कला है, यानी कि ये एक आर्ट है जिसके द्वारा कम से कम समय में, यानी कि कम से कम टाइम में किसी भी व्यक्ति, संदिग्ध, सब्जेक्ट के दिमाग को पढ़कर, यानी कि उसके मस्तिष्क को पढ़कर, अनौपचारिक है, अनौपचारिक नहीं औपचारिक है, ये व्यवस्थित सिस्टमेटिक तकनीकी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा सही तथ्य, सूचनाओं, जानकारी निकालना ही पूछताछ कहलाता है। पूछताछ कौन कौन कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि हमको जानकारी भी होनी चाहिए कि पूछताछ के लिए कौन कौन अथोराइज है और कौन कर सकता है। तो इसको जो है पूछताछ को साक्षरता का रूप है, जिसको आमतौर पर निम्न संस्थाएं कर सकती हैं। प्रवर्तक विभाग, यानी कि इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, जैसे कि आप देख रहे होंगे जो देश के बड़े केस होते हैं या बड़े लेवल के केस होते हैं, जब उनमें व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है या पकड़ा जाता है या उससे केस के संबंध में पूछताछ की जाती है, तो ईडी के द्वारा की जाती है। पुलिस अधिकारियों, यानी कि पुलिस ऑफिसर इसको कर सकते हैं जब भी इनको किसी भी चीज़ पे संदिग्ध होता है। सैन्य कार्मिकों को भी पूछताछ इंट्रोगेशन करने का, जिस प्रकार वह बॉर्डर पर रहते हैं, वो कोई संदिग्ध होता है या हथियार गोला बारूद के संबंधी कोई जानकारी लेनी होती है, तो सैन्य कर्मियों को द्वारा भी इंट्रोगेशन की जाती है। खुफिया एजेंसी, जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसी है, चाहे आईबी हो, सीआईडी हो, स्टेट आईबी हो, कोई भी, यानी कि एनआईए हो, जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, वो सभी के कार्मिक जो है, जो भी अथराइज हैं, पूछताछ कर सकते हैं। पांचवा, संगठित अपराध सिंडिकेट, यानी कि ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट, यानी कि अपराधों को नियंत्रण करने के लिए जिस प्रकार सीबीआई है या बहुत सारी ऐसी सिंडिकेट बनाई जाती हैं जो अपराधों पर रोक लगाए या उनको अथॉरिटी दी जाती है, तो वो भी इसमें कर सकते हैं। सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा किया, और सरकार द्वारा भी नियुक्त विशेष अधिकारी भी इस पूछताछ को कर सकते हैं।
इंट्रोगेशन से संबंधित शब्द। अब इंट्रोगेशन में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो इनसे संबंधित होते हैं, हमको जानकारी भी होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं सस्पेक्ट या संदिग्ध कौन होता है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसे कार्य में लिप्त होने का संदेश हो जो कानूनी दृष्टि से निषेध हो, यानी कि कानूनी रूप से उसको करने के लिए अथराइज नहीं हो और वो ऐसा काम करता है, तो वह व्यक्ति सस्पेक्ट कहलाता है। मान लिया किसी को नस्ली वस्तु बेचने का अधिकार नहीं है, बेचता है तो सस्पेक्ट है। किसी को कोई हथियार रखने का अधिकार नहीं है, अगर रखता है तो सस्पेक्ट है। अगर किसी को किसी का मर्डर या हत्या करने का अधिकार नहीं है, करता है, तो वो भी सस्पेक्ट है। दूसरा है नेचुरल एक्साइटमेंट्स, तटस्थ उत्साह, यानी कि जब संदिग्ध व्यक्ति किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो, उसको न्यूट्रल एक्साइटमेंट कहते हैं। यानी कि जब व्यक्ति यानी संदिग्ध है, उससे किसी तरह की टेक्निक से पूछताछ कर रहे हो, लेकिन वह फिर भी कुछ बताने को तैयार नहीं, यानी कि हर स्थिति का परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार है, तो उसको हम न्यूट्रल एक्साइटमेंट कहते हैं। तीसरा है ब्रेक, यानी भंग करना। वह स्थिति है जहाँ संदिग्ध अपनी बर्दाश्त करने की मानसिक स्थिति खो देता है। यानी कि जब पुलिस ऑफिसर द्वारा या किसी भी पूछताछकर्ता द्वारा पूछताछ की जाती है, शुरू में वह सब छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि संदिग्ध अपनी बर्दाश्त की मादा खत्म कर देता है, तो उस स्थिति को हम ब्रेक कहते हैं। अब नेक्स्ट है इंट्रोगेशन में या पूछताछ में ध्यान रखने वाली बातें क्या क्या है। ये पुलिस कर्मियों के लिए है, यानी कि जो भी पूछताछ करता है, पूछताछ प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए। यानी कि जब भी इंट्रोगेशन हो तो वह जो है किसी के द्वारा, अगर बड़े ईडी कर रही है तो सरकार द्वारा, कोई दूसरी संस्था कर रही है तो किसी न किसी प्राधिकारी यानी कि अधिकारी के द्वारा वह अथोराइज हो। दूसरा, पूछताछ के लिए योजना बनी हो। जब भी आप इंट्रोगेशन करें, पूछताछ करें या करने की जाती है, तो उसकी एक योजना बनाई जाती है किस प्रकार की जानी है। संदिग्ध क्या छुपाएगा जानकारी हो, यानी कि जब हम पूछताछ कर रहे हैं, हमको पहले से केस के बारे में, स्थिति के बारे में, परिस्थिति के बारे में पता हो, और इंट्रोगेशन करता को यह पता होना चाहिए कि वह संदिग्ध क्या छुपा सकता है। संदिग्ध के सामान्य प्रश्नों से बचना चाहिए। कई बार सस्पेक्ट भी इतने चालाक होते हैं कि वह आपको उल्टा ही बातों में फंसा देते हैं। सूचनाओं का अन्य केस के लिए होना, कई बार जब इंट्रोगेशन करते हैं तो उससे संबंधित कई केसों में भी जानकारी मिलती है। समय की निश्चितता का ना होना, पूछताछ में यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई निश्चित समय नहीं होना चाहिए, जब तक जानकारी मिलती है करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर संदिग्ध के संबंधित से पूछताछ, अगर जरूरत पड़े तो सस्पेक्ट के संबंधित जो है उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। इंट्रोगेशन के उद्देश्य। अब उद्देश्य क्या क्या है। जब भी कोई इंट्रोगेशन की जाती है, पूछताछ की जाती है, उसके कुछ न कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे केस के तथ्य को जानने के लिए सबसे पहला मकसद है, कोई भी केस है, कोई भी एफआईआर हुई है, कोई भी जो है संज्ञेय असंज्ञेय अपराध हुआ है, तो उस केस को आगे बढ़ाने के लिए। संदिग्ध की पहचान के लिए, जो संदिग्ध हो गए उनकी पहचान के लिए। षड्यंत्रकारों की पहचान के लिए, कोई षड्यंत्र हो रहा है तो उनकी पहचान के लिए पूछताछ की जाती है। सुरक्षा स्थापित करने के लिए, सच्चाई का पता लगाने के लिए पूछताछ की जाती है। किसी केस को आगे बढ़ाने के लिए, छिपे हुए हथियार गोलाबारूद का पता लगाने के लिए, वर्जित सामान नशीली वस्तु का पता लगाने के लिए, अपराधियों को बेगुनाह साबित करने के लिए, जासूसी, स्पाइनेज, तोड़फोड़, सबोटेज का पता लगाने के लिए, देश विरोधी गतिविधियों का पता लगाने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग का पता लगाने के लिए, भ्रष्टाचार के खुलासे करने के लिए, और कानूनी प्रक्रिया के खिलाफ कार्रवाई जैसे चुनाव आदि में ये सब पता लगाने के लिए इंट्रोगेशन की जाती है। इंट्रोगेशन के सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ इंट्रोगेशन। तो साथियों, प्रिंसिपल ऑफ इंट्रोगेशन, सबसे पहले प्रिंसिपल जो है इसका बोलता है बल प्रयोग नहीं बुद्धि का प्रयोग, यानी कि यूज इंटेलिजेंस नॉट फोर्स। बुद्धि का प्रयोग
इसमें करना चाहिए, ना कि फोर्स का। दूसरा है प्राधिकृत सुरक्षित स्थान, ना कि व्यक्तिगत स्थान। ऑथराइज सेफ प्लेस, नॉट पर्सनल होम, यानी कि हमेशा इंट्रोगेशन को एक ऑथराइज या सरकारी या जो सरकार द्वारा प्रॉपर जगह नियुक्त की वहाँ करना चाहिए, ना कि किसी के घर पे। धैर्य और दृष्टा और आत्मविश्वास की आवश्यकता, यानी कि पेशेंट एंड विजन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस रिक्वायर। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपको पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, विजन होना चाहिए आपका, और सेल्फ कॉन्फिडेंस की होना चाहिए। संकल्प और चेष्टा की आवश्यकता, डिटर्मिनेशन एंड सुपरियरिटी रिक्वायर, इसमें ज़रूरी है। और नंबर 6 और लास्ट सिद्धांत है पूछताछ मानवता बहादुर कानूनी हो, यानी कि इंट्रोगेशन शुड बी ह्यूमैनिटाइज एंड लीगल होनी चाहिए। ये इसके सिद्धांत हैं। नेक्स्ट है इंट्रोगेशन के प्रकार। तो इंट्रोगेशन 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले स्पोर्ट इंट्रोगेशन, दूसरी प्रिलिमिनरी इंट्रोगेशन, तीसरी डिटेल इंट्रोगेशन। अब इसमें मैं बता दूं आपको, जो स्पोर्ट्स इंट्रोगेशन होती है वह जब कहीं किसी भी स्थान पे व्यक्ति पकड़ा जाता है, मोटे तौर पे की जाती है। प्रिलिमिनरी इंट्रोगेशन प्राथमिक तौर से जब थाने इत्यादि में या उसको ऐसी जगह ले जाया जाता है, सीबीआई हॉस्पिटल उसमें सीबीआई हेडक्वार्टर में, तो वहाँ पे की जाती है। डिटेल इंट्रोगेशन जब केस बन जाता है और उसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट रिटर्न लिखी जाती है, उसको डिटेल इंट्रोगेशन कहते हैं। पूछताछ के चरण, इसके 4 चरण होते हैं। सबसे पहला चरण है इसका ओरिएंटेशन, अभिविन्यास, यानी कि आधार ग्रहण करना। सबसे पहले आधार क्या है, नरेटिव वृत्तांत कथन इसका क्या है, क्रॉस एग्जामिनेशन प्रति परीक्षा, और रिसोल्यूशन यानी कि समाधान। और जो हमने पढ़ा था सबसे पहले, इंट्रोगेशन को किसने बनाया, तो इंट्रोगेशन रीड के जो सिद्धांत है पूछताछ के 9 चित्र उन्होंने दिए थे, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले इन्होंने जो बताया है सकारात्मक स्थिति में शामिल होना, यानी कि जब भी इंट्रोगेशन की जाए सकारात्मक स्थिति बनाई जाए, उसमें शामिल होना चाहिए। दूसरा, विषय विकसित करना चाहिए, यानी कि हमें जो पूछताछ इंट्रोगेशन करनी है उसका विषय क्या है। इंकार को संभालना। चौथा, आपत्ति पर काबू पाना, क्योंकि संदिग्ध जो है आपत्ति करता है उस पर भी काबू पाना का आना चाहिए। मुख्य विषय का ध्यान बनाए रखना। इंट्रोगेशन में सबसे महत्वपूर्ण है जो विषय पे आप इंट्रोगेशन कर रहे हैं उस पर हमेशा ध्यान रहे। संदिग्ध के मूड को भापना, यानी कि जो सस्पेक्ट है उसका मूड क्या है। स्वीकार करने का अवसर बनाना, उसको स्वीकार करे, अवसर बनाए। मौखिक स्वीकृति को प्राप्त करना, कि मौखिक स्वीकृति को लिखित स्वीकृति में बदलना। अगर मौखिक अगर स्वीकार कर रहा है तो उसको उसके बाद लिखित के रूप में स्वीकार करने का माहौल बनाना। अब चलते हैं पूछताछ की तकनीकी है, इंट्रोगेशन टेक्निक। सबसे पहले जो है इंट्रोगेशन की जो टेक्निक है, फॉर्मल एंड सिस्टमेटिक क्वेश्चनिंग, यानी कि औपचारिक व्यवस्थित पूछताछ। यह पुराने ढंग की पूछताछ और छिपकर सुनने की प्रक्रिया थी, जिसे पहली बार अमेरिका में प्रयोग किया गया था, जिसको बोलते हैं फॉर्मल और सिस्टमेटिक क्वेश्चन। दूसरा है सिंपैथिक एंड अंडरस्टैंडिंग अप्रोच, यानी इसमें होता सहानुभूति एवं समझदारीपूर्ण दृष्टिकोण। सहानुभूति एवं समझदारीपूर्ण दृष्टिकोण के लिए संदिग्ध का व्यक्तिगत जीवन, उसकी कठिनाइयाँ, पिछली परेशानियाँ, दुर्दशा की स्थिति, दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिससे ये जानकारी होने के बाद आप सहानुभूति दिखा सकते हैं और एक समझदारीपूर्ण इंट्रोगेशन कर सकते हैं। संदिग्ध को यह एहसास दिलाना कि पूछताछ करने वाला उसकी स्थिति को समझता है और उसका भला चाहता है, तो इसको कहते हैं सिंपैथिक एंड अंडरस्टैंडिंग अप्रोच। नेक्स्ट है हॉट एंड कोल्ड अप्रोच। यह तब होता है जब एक पूछताछकर्ता कभी स्नेह और कभी बहुत गुस्से में होता है। दोनों के बीच बारी बारी से पेश आते हैं। वे एक पल में बहुत प्यार कर सकते हैं, प्यार दिखा सकते हैं सस्पेक्ट के साथ, और फिर अचानक अलग की
अलग और अनुत्तरदायित हो सकते हैं, तो इसको हॉट एंड कोल्ड अप्रोच बोला जाता है। गहन पूछताछ, इंटेंसिव क्वेश्चन, बार बार और तेज सवाल पूछना ताकि व्यक्ति का मानसिक दबाव बनाया जा सके, इसको बोलते हैं इंटेंस क्वेश्चनिंग। नेक्स्ट है स्टूल पिजन अप्रोच। इसमें एक कवर स्टोरी बनाई जाती है, प्रलोभन के रूप में काम करने वाले व्यक्ति होता है, यानी कि उसके जैसा उसके साथ कोई एक व्यक्ति को ऐसी अपराधी तौर पे दे दिया जाता है। नेक्स्ट है हाइपोथेनिक अप्रोच, यानी कि काल्पनिक दृष्टिकोण। यह काल्पनिकता पर आधारित है। इसमें सस्पेक्ट को नहीं पता कि वह कहाँ है, क्यों है, क्या पूछा जाएगा, सस्पेक्ट क्या क्या जानते हैं, यानी सस्पेक्ट आदि चिंता का स्तर, व्यक्ति दोषी ज्ञान बहुत भिन्न होता है, कमरे का स्वभाव भिन्न होता है, आमतौर पर काफ़ी सादा टेबल, कुछ कुर्सियाँ, कोई खिड़कियाँ, अलंकरण नहीं होता, तो इस तरह की काल्पनिक में बनाई जाती है। रिवर्स साइकोलॉजी, यानी कि संदिग्ध से विपरीत बात कहकर उसे सच्चाई बताने के लिए प्रेरित किया जाता है। रूल ऑफ थंब, इसका मतलब है कि पूछताछ के बाद विश्लेषण के लिए उसमें 10 गुना समय देना चाहिए, तो उस पूछताछ को, उस टेक्निक को हम बोलते हैं रूल ऑफ थंब। एक बुल्ली टेक्निक होता है, जो मैंने पहले बताया, बुल्ली टेक्निक वही है, कोल्ड एंड वार की तरह है। उसके बाद है फाइल एंड डोजर। इसमें फाइल और डॉक्यूमेंट दिखाकर बताया जाता है कि आपके सारे सबूत इस फाइल में हैं, यानी साक्ष्य प्रस्तुत करना, प्रेजेंटेशन एविडेंस, व्यक्ति को पहले से उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सच बोलने के लिए प्रेरित किया जाता है। नेक्स्ट है रोल प्लेइंग करके, यानी पूछताछ करने वाला कभी दोस्त की भूमिका निभाता है तो कभी कठोर अधिकारी की, यानी कि रोल प्ले करके भी पूछताछ की जाती है। नेक्स्ट है रेड हैंडिंग तकनीकी, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। रेड जो है व्यक्ति का ध्यान भटकाने के लिए गैर जरूरी सवाल पूछे जाते हैं इसमें। लीडिंग क्वेश्चनिंग, यानी कि जो अप्रोच है, ऐसे सवाल पूछे जिससे उसका अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति के पास पहले से ही उत्तर होता है, तो वो लीडिंग क्वेश्चनिंग कहा जाता है। फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड फॉल्स इन्फॉर्मेशन, यानी कि व्यक्ति को गलत जानकारी देकर उसकी प्रतिक्रिया को परखा जाता है, और यह भी एक पूछताछ का तरीका है। गुड कॉप एंड बैड कॉप, यानी कि गुड कॉप एक पूछ करने वाला सहानुभूति दिखाता है, और दूसरा उसके साथ जब यानी कि दो व्यक्ति पूछताछ करते हैं तो एक सहानुभूति दिखाता है, कठोर होता है, और उसी में वह भटक जाता है। आधुनिक तकनीकी जो इंट्रोगेशन की आई है उन पर भी बात कर लेते हैं, जैसे कि अभी बहुत आपने सुना होगा पॉलीग्राफी, यानी कि लाइव डिटेक्टर। संदिग्ध की शारीरिक प्रतिक्रियाएं जैसे कि हृदय गति, पसीना को रिकॉर्ड करना इत्यादि से जो है पॉलीग्राफी टेस्ट किया जाता है, और उसमें व्यक्ति की सच्चाई को जाना जाता है। बॉडी लैंग्वेज विश्लेषण, यानी कि लैंग्वेज एनालिसिस, व्यक्ति की हरकतों को और चेहरे के भावों को सच्चाई का पता लगाया जाता है, यानी कि इसमें जो है उससे बॉडी लैंग्वेज से पता लगाया जाता है। तीसरा है डीएनए और फार्मेसिक तकनीकी। डीएनए एंड फार्मेसिक तकनीकी में व्यक्ति का फार्मेसी सबूत दिखाकर सच्चाई उगलवाई जाती है, और ये नई तकनीकी है। चौथा है मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग, यानी कि संदिग्ध की मानसिक स्थिति और इतिहास के बारे में विश्लेषण किया जाता है, और यह जो है आधुनिक तकनीकी है। अब पूछताछकर्ता के क्या क्या गुण होने चाहिए। सबसे पहले एक गुण है पूछताछकर्ता जो है आत्मविश्वासी हो। दूसरा, पूछताछकर्ता श्रेष्ठ तकनीकी, यानी कि संदिग्ध की केस को देख के जो अच्छी तकनीकी है उसका प्रयोग करने वाला हो। प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला हो, देखने से लगे कि ये अच्छा एक इंट्रोगेशन करने वाला है। पूछताछ मनोवैज्ञानिक को भी जानने वाला हो। पूछताछकर्ता क्षेत्रीय भाषा का जानकार हो, यानी कि जिस भाषा में हमें व्यक्ति है वो उसी भाषा का जानकार हो तो अच्छा पूछताछ करेगा। पूछताछकर्ता कानूनी पहलू को भी जानने वाला हो। पूछताछकर्ता अच्छी याददाश्त वाला हो। पूछताछ शांत स्वभाव वाला हो। पूछताछकर्ता टीम भावना रखने वाला हो, ऐसा नहीं कि मैं कुछ पूछ कर रहा हूँ दूसरा कर रहा तो आपस में कोई रिलेशन खराब ना होना चाहिए, या टीम भावना हो। पूछताछकर्ता ईमानदार होना चाहिए। पूछताछकर्ता मोटिवेशन होना चाहिए। पूछताछकर्ता एक तरह का अच्छा श्रोता भी होना चाहिए, जब सुनने की आदत है तभी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पूछताछकर्ता के पास प्रोफेशनल नॉलेज होना चाहिए।
पूछताछकर्ता एक अच्छा एक्टर भी होना चाहिए, जो रोल करना चाहे वो कर सकता हो। पूछताछ इंट्रोगेशन की ट्रेनिंग किया हुआ होना चाहिए। पूछताछ पिछली पिछली हिस्ट्री का पता हो, पूछताछकर्ता को पिछली हिस्ट्री का भी केस के बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में यही था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।